नमस्कार। हमारे सब व्यूवर्स को 2022 की नववर्ष की शुभकामनाएं। पाठ 15 के ग्रह। आज हम आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे। ग्रह क्या हैं, कितने ग्रह होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह कहा जाता है। 7 मुख्य ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। सौरमंडल की हमारे सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले 7 मुख्य ग्रह हैं, प्लस में 2 छाया ग्रह हैं। इस प्रकार टोटल 9 ग्रह हैं जो हमारे जीवन पर पूर्ण प्रभाव डालते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। सूर्य नवग्रह का प्रधान ग्रहपति है। तो सूर्य क्या है? सूर्य जीवन शक्ति का परिचायक है, सब ग्रहों का संचालक है, अग्नि तत्व है, आत्मा, पिता, राज्य का कारक है, उच्च पद और यश भी देता है। सूर्य ईगो का कारक क्षत्रिय जाति का है। सूर्य एक स्थिर स्वभाव का है। सूर्य की 5 नंबर की राशि होती है सिंह राशि, और सूर्य 1, 9, 10 भाव का स्थिर कारक है। तो जैसे कि आप जानते हैं 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7 ग्रह हैं। ये मुख्य ग्रह हैं। ये ग्रह का एक ठोस धरातल है और 2 छाया ग्रह हैं जो चंद्रमा के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने से बनते हैं। तो इस प्रकार 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रह में से हम आपको बताएंगे। सूर्य की 5 नंबर की राशि होती है और 1, 9 और 10 का स्थिर कारक होता है, और कालपुरुष में पंचम का कारक होता है। पंचम कारक कालपुरुष में। सूर्य आत्मा का कारक है। कदकाठी में प्रभाव डालता है। अगर आप डिजीज़ की बात करेंगे तो हार्ट में भी प्रॉब्लम डालता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, कम पापी है, तो पित्त जलन वगैरह भी देता है। और सूर्य गर्भ की भी हानि करता है। फीमेल चाइल्ड देता है, उसको देने में सक्षम है, लेकिन सूर्य उन्नति देता है, प्रोग्रेस देता है, उच्च पद दिलाता है। अगर दशम में सूर्य है तो कार्य क्षेत्र में आदमी उच्च पद पे रहना चाहेगा। अनुशासन प्रिय होगा। नियम, कायदे, कानून, जैसे सूर्य अपने समय से आता है, उदय होता है और अपने समय पे चला जाता है। लाखों वर्षों से उसका यही नियम है। तो सूर्य जिसका लगन में हो, अनुशासन प्रिय होगा। दशम में हो तो कार्य क्षेत्र में अनुशासन प्रिय होगा, और धर्म क्षेत्र में होगा तो धर्म क्षेत्र में अनुशासन प्रिय होगा। और सूर्य स्पष्टता का परिचायक है। आदमी स्पष्ट वाणी बोलना चाहता है, चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। राजकीय शान, बड़े बड़े राजा महाराजन का सूर्य बहुत अच्छा होता है। और सूर्य शक्ति, विरोधी को परास्त करने की क्षमता रखता है। पुरानी जगह जैसे किले वगैरह हैं, नदी पोखर है। नदी पोखर तालाब का कारक है सूर्य। उसमें बहने वाले जल का कारक चंद्रमा होता है, लेकिन उस तालाब का जो शेप है, वो आकार है, उसका कारक सूर्य है। और गेहूं उसका अन्न होता है। तो इस प्रकार चंद्रमा, अब चंद्रमा के बारे में बताते हैं। चंद्रमा की 4 नंबर की कर्क राशि होती है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्थिर कारक होता है, चतुर्थ भाव का। और कालपुरुष में भी चतुर्थ का ही कारक होता है। चंद्रमा मन है, माता है, चंचल है, भावना है। चंद्रमा रानी है। अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। इमोशंस को ज़्यादा प्रभाव देता है चंद्रमा।
समुद्रों में जो जल होता है, तालाबों में जो जल होता है, नदियों में जो जल होता है, दूध, सफ़ेद वस्तु, चावल, मोती, चांदी, इस सब का परिचायक होता है, कारक होता है सुंदरता का। चंद्रमा जिनका अच्छा है, गायन वादन में बहुत अच्छे होंगे। प्रसन्नता, अगर चंद्रमा शुभ है, शुभ स्थान पे बैठा है, आदमी प्रसन्नता, हास्य विनोद करेगा। सुख भाव का कारक है चंद्रमा, जिसका अच्छा हो, सुख भाव अच्छा होगा उसका। 2 नंबर में उच्च का और 8 नंबर में नीच का होता है चंद्रमा। चंद्रमा 2 में उच्च का होता है और 8 नंबर में नीच का होता है। आज वृश्चिक राशि में, और ये सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है। चंद्रमा 15 दिन तक शुभ और 15 दिन अशुभ रहता है, क्षीण रहता है। इसे हम पक्षबली कहते हैं। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से अपना कार्य करता। 12 राशि में जहाँ सूर्य 30 दिनों में 30 अंश चल के 12 राशि में 360 दिन का समय लेता है, 360 डिग्री चलता है, वही चंद्रमा से तीव्र गति से चलता है। 27.3 दिनों में अपनी तेज चाल चलते हुए, और 27.3 दिनों में चलता है 13 डिग्री प्रति दिन का औसत से वो 27 दिनों के अंदर 12 राशियों के अंदर भ्रमण कर लेता है। तो एक दिन एक राशि में वो 2.25 दिन का लगभग भ्रमण कर लेता है, और उसी गति से वो पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा शुभ कहलाता है। उसको हम पक्षबली कहते हैं। और शुभ चंद्रमा मानसिक बल देता है, हास्य विनोद देता है। और कृष्ण पक्ष की छठी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा क्षीण होता है, मन को संतुलित करता है। और मंगल 1 और 8 राशि का स्वामी होता है। मेष और वृष राशि का स्वामी होता है मंगल। और कर्क राशि में 4 नंबर की राशि में नीच का और 10 मकर राशि में उच्च का होता है। मंगल फोर्स का कारक है, शक्ति का कारक है, युद्ध, अग्नि, उग्रता। तीन और 6 भाव का स्थिर कारक होता है मंगल। और कालपुरुष में लगन और अष्टम का स्वामी होता है। अग्नि तत्व का क्रूर, अशुभ और विघटनकारी प्लेनेट है। उग्र स्वभाव का है, लगन पे दृष्टि डालेगा तो मध्यम कदकाठी का हो जाएगा जातक। भाई का, बड़ी बहन का कारक होता है। पृथ्वी का पुत्र कहते हैं। जहाँ छोटी रसोई की बात होती है, छोटी अग्नि की बात होती है, छोटे रेस्टोरेंट की बात होती है, वहाँ मंगल को देखा जाता है। शत्रुता में भी मंगल को देखा जाता है। सूरवीरता, साहस, पराक्रम, चोट चपेट। और मंगल एक सेनापति है। अगर रिश्तों में देखें तो मंगल भाई का कारक है। मंगल बीमारी भी देता है। 6, 8 में, 12वें में मंगल हो तो बीमारी देगा, 12वें में छींड कर देगा, शक्ति कम होगी लोगों में। 6ठे भाव के अंदर मंगल अगर उसके ऊपर किसी और क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, 1 या 2, तो बहुत गंभीर बीमारी है, पेट की, फोड़ा वगैरह, इन्फेक्शन भी दे देता है, अल्सर दे देता है। मसल्स का कारक होता है, मसल्स को कमज़ोर कर देता। पीठ पे इसका असर होता है मंगल का। और वक्री मंगल, अगर वक्री मंगल है तो फसादी बनाएगा जातक को, अपराधी। और बलवान है मंगल, अगर उच्च का है, बलवान है, तो पराक्रमी होगा, सच बोलने वाला होगा, शल्य चिकित्सक होगा, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। तथा निर्मल मंगल होगा तो ऐसा जातक चुगलखोर, झूठा, क्रोधी, दुर्घटना करता रहता है। तो इस प्रकार मंगल के बारे में हमने देखा। और बुध
3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी है राशि का। इसकी 3 नंबर और 6 नंबर की राशि होती है बुध की। और बुध काल पुरुष में 3 और 6 भाव का कारक होता है और 10 का स्थिर कारक होता है। 10 भाव का वर्तमान में 10वें भाव का स्थिर कारक। बुध एक सौम्य प्लेनेट है, सूर्य के हमेशा नजदीक रहता है। सूर्य के निकट रहने से बुध पे सूर्य के साथ अच्छा संयोग माना जाता है। व्यापार में, गणित में गणितज्ञ होता है बुध जिसका अच्छा होता है, गणितज्ञ। वाणी अच्छी होती है। ऐसे लोग सीए, अकाउंट्स में बहुत अच्छे होते हैं और तीक्ष्ण बुद्धि होती है उन लोगों की। बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, सुवक्ता होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। जो लोग धारा प्रभाव बोलते हैं और बोलने के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता, उनका बुध बहुत अच्छा होता है। बुध अकेला होने पर, बुध को समझना भी पड़ता है कि बुध अकेला होने पर और शुभ भाव में होने पर ही शुभ होता है। और शुभ भाव में किसी शुभ प्लेनेट के साथ हो तो शुभ असर करेगा, अशुभ के साथ हो तो अशुभ हो जाता है बुध। और गुरु धनु राशि और मीन राशि का स्वामी है। गुरु द्वितीय स्थान, पंचम, नवम, एकादश का कारक है और कालपुरुष में नवम और द्वादश भाव का स्वामी है। ज्ञान का दाता है, धन देता है, पुत्र देता है, प्यार देता है, प्रेम संबंधों को बढ़ाता है। स्त्रियों की, लड़कियों की शादी के लिए भी गुरु को ही देखा जाता है। गुरु एक सौम्य प्लेनेट है। गुरु की दृष्टियाँ भी सौम्य होती है। जहाँ गुरु की दृष्टियाँ पड़ी है, गुरु शुभ हो, शुभ स्थान में हो, केंद्र में हो, ये केंद्र के भाव है, या त्रिकोण में हो, बहुत अच्छा प्रभाव देगा। दृष्टियाँ भी अच्छा प्रभाव देगी। जहाँ दृष्टि पड़ेगी, लगन पे पड़ेगी, सौम्य स्वभाव होगा, शांत चित्त, हमेशा सुखी रहना चाहते हैं लोग। किसी भी प्रकार का कलुषित भाव अपने मन में ठहरने ही नहीं देते, जिनका गुरु बहुत अच्छा होता है। शिक्षा का, धर्म का, लाभ का, ज्ञान, संतान, धन, प्रेम संबंध और वसा का भी कारक होता, मोटापा भी देता गुरु। गुरु अगर किसी रोग भाव में बैठे तो जातक का मोटापा बढ़ता, चर्बी बढ़ने की संभावना मिलेगा। गुरु सुख में वृद्धि करता है। अशुभ गुरु हो तो ये जितने भी आपको मैंने गुरु के स्वभाव और कार्य तत्व बताए, ये सारे कार्य तत्व पलट जाएंगे। ये सब चीज़ फिर नहीं मिलेगी अशुभ गुरु होने पे, कम हो जाएगी। और जितना अशुभ हो उतनी ही कम होंगी। और आप जानेंगे शनि उसको, शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। सप्तम भाव कारक है वर्तमान का, स्थिर कारक। और कालपुरुष में भी द्वितीय और सप्तम का स्वामी होता है। भोग, कामना, वीर्य, सुंदरता, शुक्राणु, लग्जरी। शुक्र भी बहुत धन देता है, विपुल धन देता है। अगर गुरु 10,000 देगा तो शुक्र 10 करोड़ देगा, 10 लाख देगा। विपुल धन देता है, सुंदरता का कारक होता है, अच्छे फीचर, नए नक्श, प्रेम संबंधों का भी कारक होता है। शुक्र अगर पंचम में अच्छा हो, शुभ हो, तो ऐसे जातक के बहुत सारे प्रेम संबंध होंगे। पुरुषों की शादी के लिए शुक्र को देखा जाता है। शुक्र पीड़ित हो तो ये सारे
सुखों में कमी हो जाती है। जितने भी एक्टर्स वगैरह कार्य करते इनका शुक्र अच्छा होता है। और शनि को देखते हैं। शनि 10 नंबर मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। दशम और एकादश भाव का कालपुरुष में कारक है कालपुरुष में, और अष्टम और 12 का स्थिर कारक है। वर्तमान में स्थिर कारक शूद्र अशुभ ग्रह है। शनि एक अशुभ ग्रह है, रहस्यमय ग्रह है, पाप ग्रह है, अंधकार ग्रह है, दंडाधिकारी कहते हैं, क्रूर ग्रह है। मकर और कुंभ राशि होती है इसकी। अष्टम और द्वादश में स्थिर कारक होता है। एक स्लो ग्रह है। छोटे लोग, जनता, विद्यार्थी, भीड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। रियल एस्टेट का कारक होता है, बड़ा मकान देता है। सस्ती धातु का कारक है, जैसे सूर्य सोने का, महंगी प्रीशियस मेटल, चंद्रमा हीरे का, और शुक्र हीरे का, चंद्रमा मोती का। तो शनि ये ब्रास का, कॉपर का, लोहे का कारक होता है। शनि बहुत स्लो कार्य करता है। शनि जो है पाप ग्रह है, अशुभ स्थान पे है, अशुभ फल देता है। चोट चपेट, स्नायु तंत्र पे भी असर डालता है। केंद्र त्रिकोण में उत्तम फल देता है। अगर वो किसी अशुभ जगह पे है तो अशुभ फल देगा, और केंद्र त्रिकोण में अगर है तो अपना उत्तम फल देने की कोशिश करेगा, लेकिन नैसर्गिक स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। और राहु और केतु के बारे में भी जान लेते हैं। राहु और केतु, राहु की कोई राशि नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। ना केतु की दृष्टि ना राहु की दृष्टि है। जैसे सूर्य की सप्तम दृष्टि है, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि है, मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि है, बुध की सप्तम दृष्टि है, गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है, शुक्र की सप्तम दृष्टि है, शनि की तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि से मतलब होता है एक ग्रह जो 180 डिग्री पे सीधा देखते हैं, दूसरे प्लेनेट को 180 डिग्री पे देखते हैं, उसको सप्तम दृष्टि कहते हैं। नए ग्रह हैं, कोई राशि नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। और चंद्रमा के पृथ्वी की और चंद्रमा के पथ पे सूर्य की किरणें पड़ने से जो प्रकाश परावर्तन होता है वो राहु केतु बनता है, और विपरीत चलता है। ऊपर जाने वाला प्रकाश केतु है, और यहाँ इकट्ठा होने वाला प्रकाश राहु है। और दोनों चंद्रमा के विपरीत ये इनकी दिशा होती है, नहीं ले हाँ, सदा वक्री कहा जाता है। इनकी कोई राशि नहीं है, लेकिन राहु केतु छाया ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। तो राहु शनि के साथ देखा जाता है। शनि के साथ राहु, शनि एक पाप ग्रह है, तो राहु शनि के साथ मिलकर कार्य करता है, और केतु मंगल के साथ मिलकर कार्य करता है। तो राहु 10 नंबर और 11 नंबर की राशि में अच्छा कार्य करता है। केतु 1 नंबर और 8 नंबर की राशि में अच्छा कार्य करता है। और दृष्टियों की बात करें तो राहु केतु गुरु की दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा थोड़ा, आधा दृष्टि से देखते हैं, 5, 7, 9 से। इनकी दृष्टियों का प्रभाव सामान्य दृष्टि से आधा माना जाता है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है।
राहु के प्रभाव से आलसी बनता है आदमी, अचानक होने वाली घटनाओं में राहु का हाथ होता है। शुभ भाव में शुभ अचानक होने वाली घटनाएं हैं, अचानक घटनाएं होने वाली घटनाएं शुभ भाव। और नवग्रहों में नौवां ग्रह केतु है। केतु की भी, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और केतु मंगल के साथ कार्य करता है। केतु एक गुप्त तरीके से कार्य करने वाला प्लेनेट है, अनुशासन प्रिय है। केतु की भी कोई राशि नहीं है और केतु किसी शुभ ग्रह के साथ होता है तो शुभ ग्रह के कार्य तत्वों की वृद्धि करता है और अशुभ ग्रह के साथ होता है तो अशुभ ग्रह के कार्य तत्वों की वृद्धि करता है। मंगल के साथ वो अच्छा कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम ग्रहों का अंशात्मक विस्तार देखेंगे, ग्रह किस तरह से उच्च होते नीच होते हैं। जैसे सूर्य है, मेष राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री पे, परम उच्च होता है और अपने से 180 डिग्री दूर तुला राशि में 10 डिग्री पे नीच का हो जाता है। चंद्रमा 2 नंबर की राशि वृषभ राशि में 3 डिग्री के अंदर परम उच्च होता है, 180 डिग्री दूर वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पे नीच का होता है। मंगल मकर राशि के अंदर 28 डिग्री पे उच्च का होता है, 180 डिग्री दूर कर्क राशि में 28 डिग्री पे नीच का होता है। बुध जैसे बुध कन्या राशि के अंदर उच्च का है 15 डिग्री पे और मीन राशि पे 15 डिग्री पे नीच का है। गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री पे उच्च का है, 180 डिग्री दूर 10 मकर राशि में 5 डिग्री पे नीच का है। शुक्र मीन राशि में उच्च का है 27 डिग्री पे, 180 डिग्री दूर 6 यानी कन्या राशि में 27 डिग्री पे नीच का है। शनि जो है तुला राशि के अंदर उच्च का है 20 डिग्री पे, 180 डिग्री दूर वो मेष राशि में 20 डिग्री पे नीच का है। हम इसको इस तरह से समझेंगे। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर मेष राशि में है और 10 डिग्री पे है यहाँ पर, तो अपने से वो 180 डिग्री दूर, अगर वो तुला राशि में है सूर्य तो यहाँ 10 डिग्री पे सूर्य नीच का हो जाता है, अपने से 180 डिग्री दूर है। इसी प्रकार चंद्रमा 3 डिग्री पे है और वृषभ राशि में है और अपने से 180 डिग्री दूर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गया है, 3 डिग्री पे ये नीच का हो गया है चंद्रमा। मंगल जो है 28 डिग्री पे कर्क राशि के अंदर नीच का होता है, नीच का, तो अपने से 180 डिग्री दूर मंगल 28 डिग्री पे उच्च का हो गया मकर राशि के अंदर। तो अगर जो ग्रह है, मान लीजिए देव गुरु यहाँ पर है, अगर गुरु यहाँ पर है, मंगल नहीं है गुरु है यहाँ पर, गुरु और 5 डिग्री पे है, ये उच्च का है गुरु। और अगर गुरु यहाँ पर प्लेस हो जाता है 180 डिग्री दूर, गुरु 5 डिग्री पे, तो ये नीच का हो जाएगा, ये मकर राशि में चला गया गुरु। इसी प्रकार शुक्र है, शुक्र मीन राशि में 15 डिग्री पे, माफ कीजिए 27 डिग्री पे उच्च का है, मीन राशि में ये उच्च का है और अपने से 180 डिग्री दूर या 180 डिग्री दूर कन्या राशि में अगर शुक्र है तो ये नीच का हो गया 27 डिग्री पे। और इसी प्रकार अगर बुध यहां पर है तो बुध यहां पर उच्च का हो जाएगा 6 नंबर का और 180 डिग्री दूर यहां पर मीन राशि में बुध नीच का हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च के हैं उसी राशि में दूसरा घर है। जैसे सूर्य है, सूर्य अगर मेष राशि में उच्च का है तो शनि उसी राशि में नीच का है, और शनि जिस राशि में उच्च का है सूर्य उस राशि में नीच का है। और जैसे मंगल और गुरु है, मंगल अगर कर्क में नीच का है तो गुरु उसमें उच्च का है, और गुरु अगर कर्क में उच्च का है तो मंगल उसमें नीच का है। बुध जो है कन्या के अंदर, कन्या यानी 6 नंबर की राशि में उच्च का है तो शुक्र उसमें नीच का है, और शुक्र 12 राशि में मीन राशि के अंदर उच्च का है तो बुध उसमें नीच का है। ये पैर है, या पैर को इस तरह समझेंगे, सूर्य और शनि का पैर है,
सूर्य मेष राशि में उच्च का है तो शनि उसमें नीच का है। सूर्य तुला राशि में नीच का है तो शनि उसमें उच्च का है। इसी प्रकार मंगल जो है कर्क राशि में नीच का है तो गुरु उसमें उच्च का हो गया। मंगल जो है मकर राशि में उच्च का है तो गुरु उसमें नीच का है। बुध जो है कन्या राशि में उच्च का है तो मीन में नीच का है, तो शुक्र की कन्या राशि में नीच का है तो मीन में उच्च का हो गया। यानी कि बुध जिस राशि में उच्च का है शुक्र उसमें नीच का है। चंद्रमा का किसी से पेड़ नहीं है, सूर्य का शनि के साथ पेड़ है, मंगल का गुरु के साथ है, बुध का शुक्र के साथ पेड़ है। और राहु केतु की कोई राशि नहीं है। तो आज इतना ही। नमस्कार।